लेकिन मिलना शुरू हुआ। पहले जमाना क्या था, जो लोग यहाँ हैं पुराने लोग जानते होंगे पहले क्या जमाना था। आज अगर बदलाव हुआ है, आज अगर आपका सम्मान बढ़ा है, तो केवल इन्हीं महापुरुषों की वजह से पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, जगदेव बाबू, ललई सिंह यादव जैसे महापुरुषों के नाम। इसलिए जिसके नाम पर सम्मान हुआ, जिसके नाम पर हम लोग साहस के साथ जीना शुरू किए, तो वही लोग हमारे असली बाबा हो सकते हैं, हमारे असली संरक्षक हो सकते हैं। दूसरा कोई और नहीं हो सकता। यही लोग हमारे महापुरुष हैं, असली बाबा हैं, हमारे इस देश के बाबा हैं, बहुजन के बाबा हैं, गढ़ियों के बाबा हैं, पालों के बाबा हैं, मौर्यों के बाबा हैं, अहिरों के बाबा हैं, असली हमारे महापुरुष हैं। इसलिए दोनों हाथ उठा करके आज पूरे सम्मान के साथ अपने देश के असली बाबाओं का, जिन लोगों ने हमें मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया, पेरियार बाबा के नाम पर, अंबेडकर बाबा के नाम पर, ललई सिंह यादव बाबा के नाम पर, इन सभी बाबाओं के नाम पर आप लोग दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ नारा लगाइए, भारत बाबा की, भारत बाबा की, पेरियार बाबा की, अंबेडकर बाबा की। हमारे जितने यहाँ बुजुर्ग हमारे बाबा हैं, इन सब बाबाओं की, जी हाँ, ये हमारे महापुरुष हैं, हमारे बाबा हैं। इन्हीं लोगों के दम पर हम सबका मान सम्मान स्वाभिमान। इसी तरीके से पेरियार रामास्वामी नायकर एक गढ़िया समाज में पैदा हुआ बालक कैसे पूरे भारत का महापुरुष बन गया, इस सबको हम सबको जानना चाहिए। हम सबको जानना चाहिए कि कैसे सुदूर तमिलनाडु में गढ़िया समाज में जन्मा एक लड़का कैसे उत्तर प्रदेश जैसे जगह, हर जगह हम सबके महापुरुष बन गए। पेरियार रामास्वामी नायकर छोटे से बच्चे थे जब उन्होंने अपनी माँ से पूछा, ए बच्चों, पेरियार रामास्वामी नायकर जो बाबा है भारत के, ये जब छोटे से थे तो इन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, इस भारत में समाज में कुछ लोग ऊंचे होते हैं, कुछ लोग नीचे क्यों होते हैं, जबकि हम लोग सब तो बराबर हैं, बराबर पैदा हुए। क्योंकि पेरियार रामास्वामी नायकर एक धनी परिवार के थे। जो व्यक्ति थोड़ा धनी परिवार का होता है, मजबूत परिवार का होता है, तो सोचता है यार मैं तो किसी से कम नहीं हूँ, तो फिर मुझे क्यों छोटा समझा जा रहा है। तो पेरियार रामास्वामी नायकर जब छोटे से थे तो अपनी माँ से कह रहे थे कि माँ, ये बहुत से लड़के कहते हम ऊंचे हैं, ऊंची जाति के हैं, हम छोटे हैं, ऐसा क्यों है, इस देश में ऐसी व्यवस्था क्यों है। तो उनकी माँ जानती थी कि यह व्यवस्था है, सदियों से चला आ रहा है। तो उन्होंने नहीं बताया इस बात को। उन्होंने कहा कि धर्म है, ये परंपरा है, ऐसा है। लेकिन उस बालक के मन में हमेशा प्रश्न उठता था। महापुरुष कोई अलग से नहीं होता, जो महापुरुष बन जाता है वो कोई अलग से नहीं होता, वो हमारे आप की तरह ही होता है। महापुरुष जो आम आदमी होता है वो अन्याय को, अत्याचार को, शोषण, उत्पीड़न को सह लेता है। जो आम आदमी होता है वो प्रश्न नहीं उठाता। जो आम आदमी होता सोचता जैसे चल रहा भैया चले दो। लेकिन जिसके अंदर महापुरुष का गुण होता है वह न तो अन्याय सहता है और न ही अपने समाज पर अन्याय होते देखता है। जैसे इसी बच्चों में से कोई बच्चा कभी बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और बहुत से बच्चे ही रह जाएंगे। तो बच्चों का मन से ही, शुरुआती से ही पता चल जाता उनके गुणों से। पेरियार रामास्वामी नायकर छोटे से ही थे और वहां तमिलनाडु में न जाने कितना गढ़िया समाज के लोग हुए होंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जो सही है सही है, जो गलत है गलत, हमें कहना होगा। तो घर में लोगों ने सोचा कि इस पेरियार की वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही है, बड़ा प्रश्न पूछ रहा है, इसको ननिया के भेज दो, ननिहाल भेज दो, इसको नानी के यहाँ भेज दो।
बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। छोटा सा बच्चा है, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा है, इसको ननिहाल भेज दो। तो पेरिया रामास्वामी नायकर को उनको अपने ननिहाल भेज दिया गया। जब नानी के यहाँ गए तो उनका स्कूल में दाखिला हुआ तो देखा कि जो छोटी जाति के बच्चे थे, अछूत जाति के बच्चे थे, स्कूल में उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। वो पाल समाज के थे, गढ़िया समाज के थे, थोड़ा सा ऊंचे थे, लेकिन बहुत सी जातियां गढ़िया पाल समाज से थोड़ा छोटी होती हैं, अछूत मानी जाती थी, जिसका छूना पाप समझा जाता था कभी। तो स्कूल में अछूत बच्चों के साथ अन्याय हुआ। पेरिया रामास्वामी नायकर ने उसी समय विद्रोह किया कि ये गलत हो रहा है, वो भी हमारे साथ स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, हमारे साथ रहेगा। लेकिन स्कूल में अछूत बच्चों के साथ अन्याय हुआ, उन्होंने वहां भी विद्रोह किया। विद्रोह करके फिर घर चले आए। जब घर चले आए तो कहा कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन पढ़ना बंद नहीं करूंगा। स्कूल नहीं जाएंगे लेकिन पढ़ना बंद नहीं करेंगे। इस तक जब ये छोटे से पेरिया रामास्वामी नायकर तो अपने ही घर पर वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सहित सभी धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और खूब पढ़ गए, खूब ज्ञान अर्जित कर लिया। सभी धर्मों, सभी पुराणों, रामायण खूब अच्छा कंठस्थ कर गए। उनके बराबर ज्ञान का कोई आदमी रह ही नहीं गया। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके समाज में जाकर के समाज में चेतना फैलाना शुरू किया, सामाजिक चेतना फैलाना शुरू किया कि आप लोग छोटे नहीं हो, आप लोग किसी से कम नहीं हो, सबके बराबर हो, इंसान हो। ईश्वर अल्लाह ने सबको एक बराबर पैदा किया है, सब एक जैसा इंसान है, सबका मान सम्मान स्वाभिमान एक बराबर है। अपने को छोटा मत समझो और किसी को बड़ा मत समझो, सबको बराबर समझो। ये पूरे भारत में धरती पर निकल पड़े सबको बताने। और उनकी सक्रियता को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों की सरकार ने उन्हें तमिलनाडु में नगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया। वो नगर मजिस्ट्रेट हो गए, स्कूल नहीं गए, लेकिन अपने दम पर, पढ़ाई के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर वो नगर मजिस्ट्रेट बन गए। फिर देखते ही देखते तमिलनाडु के उस शहर में नगर पालिका के अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए गए। जैसे यहाँ थे ना टंडन जी थे, आजकल वो मौर्य जी हैं, ये लोग चुनाव, उस समय वो अपने दम पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हो गए और काम करना शुरू किया समाज में। और पूरे बुलंदी के साथ लोग वहां हतप्रभ थे कि कैसे एक गड़िया का लड़का इतना बड़ा काम कर रहा है। तो होती ना भाई, चीज होती है कि नहीं। कोई गड़िया का लड़का बुलंदी के साथ ज्ञान अर्जित करके और निकल पड़े तो जो लोग ठेका लिए रहते हैं ज्ञान का, उनको मिर्ची लगती है कि नहीं लगती। तो बोले अरे कैसे गड़िया का लड़का इतना बड़ा काम करेगा। और देखते ही देखते कांग्रेस पार्टी ने उनको 1920 में पूरे तमिलनाडु प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। वो अध्यक्ष हो गए पूरे कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु के। जब अध्यक्ष बन गए तब उन्होंने कहा अच्छा मेरे पास अधिकार है, मैं अध्यक्ष हूं। तो उन्होंने तत्काल कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में कह दिया कि अब यहाँ के अछूतों को, दलितों को, पिछड़ों को, गड़िया को, पाल को, अहीर को, मौर्य को, राजभर को, लोहार, सबको आरक्षण दिया जाए। उन्होंने प्रस्ताव पारित करो कि सरकार सबको आरक्षण दे। 1920 में सोचिए आज आरक्षण के नाम पर कितना खून खराबा हो रहा है। इस गड़िया के महापुरुष ने 1920 में ही आवाज उठा दिया था। लेकिन साथियों कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि उसमें सब बड़े बड़े ज्ञानी तथाकथित ज्ञानी लोग थे, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी और धर्म का ठेकेदार समझते थे, कहाँ एक गड़िया का कहाँ कहना कहाँ मानेंगे। उनको तो चीज लग रही थी अंदर की, तो बात तो सही करा, लेकिन गड़िया का कहना नहीं मानेंगे। उन्होंने वहां के जो तथाकथित ऊपर वाले लोग थे, देखिए सब कुछ इशारे से ही बात कही जाती है, जो बहुत अपने आप को ऊपर वाला ज्ञानी लोग बनते थे, इनको इनकी जाति के नाम पर अपमानित किया, इनको इनकी जाति के नाम पर अपमानित किया और फिर वो प्रस्ताव पारित नहीं किया। तो ये रामास्वामी जान गए कि असल में
हमें, हम लोगों को, हमारे समाज को, सबको बहकाने का काम किया जा रहा है। फिर धीरे धीरे काम करते रहे, जागरूकता फैलाते रहे, लेकिन पेरियार रामास्वामी नायकर ने कभी जाति के नाम पर जागरूकता नहीं फैलाया। गड़िया समाज में भले पैदा हुए थे, लेकिन वो हर जाति में जाते थे। और धीरे धीरे 1925 आ गया। 1925 में भी वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तमिलनाडु के। केरल में काजीरंगा एक जगह है जो बड़ा प्रसिद्ध है। काजीरंगा में कांग्रेस कमेटी की एक प्रदेश स्तरीय फिर से सम्मेलन हुआ। उन्होंने फिर वही प्रस्ताव लाया, ये प्रस्ताव पारित करो कि दलितों को, पिछड़ों को, गड़िया को, मौर्या को, अहीर को, लोहार को, कुहार को आरक्षण मिलना चाहिए। प्रस्ताव, उसका परिणाम क्या हुआ? जो बहुत बड़े बड़े लोग अपने आप को बनते थे, जो बड़ा ज्ञानी मार्ग, उन लोगों ने इन महापुरुष को अद्धा से, चक्का से, ईंट से इन पर हट किया, इन्हें मारा। और जब इन्हें चोट भी लग गई, ये परेशान भी किए गए बहुत, इन्होंने मन बनाया कि अब हम इन लोगों के साथ नहीं रहे। अपना हित अनहित पशु पक्षी चिन्हा। पशु पक्षी और जानवर भी अपना हित और अनहित जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इंसान हूं भाई, मैं तो वही जाऊंगा जहां हमारे लोग हैं। अब मुझे दूसरों से कोई आशा नहीं है। हमने बहुत प्रयास कर लिया। अब मैं समझ गया हूं कि मैं भले गड़िया जाति का हूं, मैं कितना भी ज्ञान अर्जित कर लूं, कितना भी विद्वान बन जाऊं, मेरा सम्मान वहां नहीं है। मेरा सम्मान तो मेरे ही अपने ही लोग देंगे, दूसरा कोई नहीं देगा। प्रस्ताव पारित नहीं किया गया तो उन्होंने छोड़ दिया साथ, और साथ ही साथ उनको सैकड़ों संगठनों में पदाधिकारी बनाया गया था। तो उसने सब छोड़ दिया। सब छोड़ करके असली रूप से वो मिशन का काम करने लगे, लोगों को जगाने लगे। द्रविड़ आंदोलन चलाया। अगर आप पढ़ेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे किताब पढ़ेंगे तो भारत का बहुत प्रसिद्ध आंदोलन हुआ द्रविड़ आंदोलन, जिसके नाम से आज भी लोग थर थर कांपते हैं। द्रविड़ आंदोलन चलाया। बाद में एक पार्टी भी बनाई कि मैं अपनी खुद पार्टी बनाऊंगा, जस्टिस पार्टी बनाई। बाद में उस पार्टी से अलग हट करके द्रविड़ कजगम पार्टी बनाया, और तमिलनाडु की धरती पर इतना जनाक्रोश पैदा कर दिया। जा जा करके हर जाति में जा जा करके सबको इतना स्वाभिमान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ इतना खड़ा कर दिया कि आज भी उनके मरे 50 वर्ष हो गया। आज भी तमिलनाडु में पेरियार का नाम लिए बिना किसी की सरकार नहीं बनती। इतना बड़ा महापुरुष है। उनका नाम लिए बिना तमिलनाडु की धरती पर किसी की सरकार ही नहीं बनती। वो ऐसे महापुरुष थे। हमारे ऐसे महापुरुष थे। ऐसे महापुरुषों को हम सबको नमन करना चाहिए। हम सब उनको याद करना चाहिए। वो हमारे ऐसे ग्रेट महापुरुष थे। हमारी साथियों, पेरियार रामास्वामी नायकर ने कई आंदोलन चलाए अपने जीवन में। अब क्योंकि सभी आंदोलनों की चर्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने एक सबसे बड़ा प्रमुख आंदोलन चलाया, नशा मुक्ति का अभियान चलाया। वो जानते थे कि हमारा समाज शराब में, बीड़ी में, गुटखा में हर जगह फंसा पड़ा है, पीता है और अपना पैसा बर्बाद करता है। उनके अंदर बड़ा दर्द था इस बात का कि हमारे समाज के लोग, जो लोग नशा करते हैं, वो अपना घर बर्बाद करते हैं, और लोगों का नशा छुड़ाए बिना उनके परिवार की तरक्की नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जहां जहां ठेका था तमिलनाडु, अकेले में जाते थे। बहुत बड़े विशाल आदमी थे, बड़े हट्टे कट्टे नौजवान थे उस समय। इतना दर्द था उनके अंदर। अकेले में जाके भट्टी को तोड़ देते थे, और जितना ताड़ी की वो था कि वो पेड़ थे, ताड़ी के जितने पेड़ थे उनके इलाके में अकेले ही कटवा डाले कि न रहे बात न बहे बदे उतरे। न तो ताड़ी की दुकान रहेगी, न शराब की दुकान रहेगी, न मेरा भोला भाला समाज शराब पिएगा, न उसके परिवार की कोई अवनति। इस तरीके से थे। तो भगवान बुद्ध के उस सिद्धांत से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने
भगवान बुद्ध के उस नशा मुक्ति अभियान से बहुत प्रेरित थे, जो भगवान बुद्ध ने कहा था, हे मनुष्यों, तुम शेर के सामने जाते समय भी भयभीत मत होना, वह तुम्हारी वीरता की कसौटी है। हे मनुष्यों, तुम पर्वत शिखर से तालाब में कूद पड़ना, ये तुम्हारे पराक्रम की कसौटी है। हे मनुष्यों, तुम बढ़ती हुई ज्वालाओं के सामने जाते समय भी भयभीत मत होना, ये तुम्हारे तप की साधना है। पर हे मनुष्यों, तुम शराब से सदैव भयभीत रहना, क्योंकि ये सभी पापों और अनाचारों की जननी है। वो बात रामा स्वामी नायकर ने आगे बढ़ाया कि सब कुछ कर लेना, पर्वत शिखर से कूद पड़ना, तुम्हें माना जाएगा कि तुम बहुत बहादुर हो। शेर के सामने भी चले जाना, माना जाए बहुत वीर आदमी हो। लेकिन शराब से दूर रहना, ये पाप कराती है, अनाचार कराती है, घर परिवार तबाह कराती है। उन्होंने यह अभियान चलाया था क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारा समाज, दलित, पिछड़ा, ओबीसी समाज, आदिवासी समाज की तरक्की कहां से हो। उन्होंने भगवान बुद्ध का जो वह शील था कि पाड़ा तिपाता वे रमण शिक्षा पदं समाधिया, हम लोग नशा आदि मादक पदार्थों से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। प्रिय रामास्वामी ने भगवान बुद्ध के इस बात को माना, आगे बढ़ाया कि 4 तरह के आदमी होते हैं इस धरती पर। 4 तरह के, एक वो होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, यानी एक आदमी वो होते हैं जो शराब पीते हैं, व्यसन में पड़े हैं, बीड़ी पीते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है उनकी, लेबर मजदूरी करते हैं, घर में बच्चों को डांटते हैं, महिलाओं को पीटते हैं और खुद अपमानित रहते हैं, ठीक से उनको काम भी नहीं मिल पाता, शराब पी के पड़े रहते हैं। वो तो अंधकार में है, बिल्कुल अंधकार में जी रहे हैं और अपने बच्चों को भी अंधकार में डाल रहे हैं। न बच्चों को पढ़ा रहे हैं, न बच्चों में कोई व्यसन आ गया है, बच्चा अपने मन का है, वो भी शराब पीने लग गया, वो भी बीड़ी पीने लग गया, खुद बीड़ी पी रहे हैं, खुद शराब पी रहे हैं, बच्चा भी बीड़ी पी रहा है, शराब पी रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है। इन सब चीजों को लेकर के ये महापुरुष बहुत चिंतित रहा। उन्होंने कहा एक तरह के आदमी होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, यानी खुद अंधकार में तो हैं, बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, व्यसन में पड़े हैं, शिक्षा भी ग्रहण नहीं किया है, कुछ आता जाता भी नहीं, घर में बच्चों को मारते, सारी कमियां उनके अंदर है। लेकिन एक काम अच्छा कर रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक काम अच्छा कर रहे हैं कि घर में आकर के अपने शराब का तांडव नहीं करते, चुपचाप सो जाते कि कम से कम हम तो खराब है, कम से कम हमारे बच्चे न खराब होने पाए। हम भले शराब पी लिए लेकिन अपने बच्चों को शराब से, बीड़ी से, इस सबसे दूर रखेंगे और उसे खूब पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि एक तरह के आदमी और होते हैं जो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं, यानी खुद तो अच्छा है, पढ़ लिख करके नौकरी कर रहे हैं, अच्छा दुकान किए हैं, शराब नहीं पीते, कोई व्यसन नहीं है, कोई खराबी नहीं है, लेकिन अपने दुकान में, अपनी नौकरी में, अपने दोस्त यार में इतना मस्त है कि बच्चा क्या कर रहा है ये भी नहीं मालूम उनको। मतलब प्रकाश में तो है, खुद प्रकाश में है, खुद बढ़िया है, अच्छा खा रहे हैं, बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, खूब अच्छे में है, लेकिन बच्चे पर कोई कंट्रोल नहीं। बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्कूल गया कि नहीं गया, कहीं स्कूल में जाके बिगड़ गया, कोई मतलब नहीं उससे, वो पूछने ही वाले नहीं। तो घर में आए, सो गया, वो सच्ची कहाँ भाई, सच्ची काम करता हूँ। और एक तरह के आदमी वो हैं जो प्रकाश से प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, खुद अच्छा है, बढ़िया है, अपने बच्चों को भी और अच्छा बनाना। यानी हमें ध्यान देना होगा, 2 ही तरह के आदमी अच्छे हैं, जो बहुत खराब है, शराब बीड़ी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को बहुत आगे किए हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं उनके ऊपर। और एक वो है जो खुद अच्छा है और अपने बच्चों को और अच्छा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सबको
ये जयंती मनाने का खाली इतना है कि आपके बिरादरी के महापुरुष, अरे हमारे भी महापुरुष हैं। इस बात पर मत इठलाइएगा कि गड़िया खाएं तो गड़िए खाली हो गए भाई का। अरे अरविंद राव जी, हम लोग मिल करके इनको खूब जय जयकार करते हैं पूरे भारत में। अरे इसकी जरूरत नहीं है, थोड़े बिरादरी खाएं तो माना चाहे जी माना, हमने तो माना नहीं जाए भाई, है कि नहीं। हम लोग तो इनको सर आंखों को उठा करके लेके चलते हैं। पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो आंदोलन छेड़ा, जीवन भर जो समाज में जागरूकता पैदा किया, उसका असर अगर आप देखना चाहेंगे तो एक छोटी सी 2 लाइन की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक हॉस्टल था, हॉस्टल जहां सब बच्चे पढ़ने जाते हैं। उस कमरे में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सूर्या गड़िया समाज के 4 बच्चे पढ़ते थे साहब। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में गड़िया समाज का लड़का, 4 लोग पढ़ते थे। तो एक दिन खाना पीना खाने के बाद लोगों ने कहा चलो खीर बनाया जाए। लड़कों ने आपस में किया खीर बनाया जाए, खीर खा के तब सोया जाएगा। खाना पीना खा लिए, नहीं चलो भाई खीर बनाया जाए। खीर जब बनने लगा, ध्यान से सुनिएगा, खीर जब बनने लगा तो उसमें जो पंडित जी थे, ब्राह्मण समाज का जो छात्र था, अब वो जन्मे से तेज होते हैं, चतुर चालाक होते हैं, सब जानता है, चतुर हैं, चालाक हैं, तेज हैं। और वो जो ब्राह्मण छात्र था वो सीनियर था, उसकी बात सब मानते थे। और उसके मन में लालच आ गया कि क्यों न चला पूरी खीर हम ही खाएंगे, बन जाए पूरी खीर हम खाएंगे। तो दिमाग में युक्ति चलने लगा, सोचने लगा क्या किया जाए कि खीरिया बनने के बाद पूरा हम खाएं। तो जब खीर बन गया, उस छात्र ने कहा नहीं भाई खीर मत छूइए, अभी मुहूर्त नहीं है, खीर मत छूइए। ऐसा करते हैं, खीर को रख दीजिए और खीर को हम लोग सुबह खाएंगे। तो हमने कहा भाई कहें सुबह खाएंगे? अरे कहें, मैं कह रहा हूं वो तो नहीं है, सुबह सुनिए खाए जाएंगे। और सुबह खाएगा वो खाएगा सबसे पहले जो सबसे बढ़िया सपना देखा रहेगा। चारों छात्र उठेंगे और सब लोग अपने अपना सपना बताएंगे कि आपने क्या सपना देखा, आपने क्या। जो सबसे बढ़िया सपना देखेगा सबसे पहले खीर वही खाएगा। अब सुबह हुआ, खीर रखा था, ढक्कन, खीर पे ढक्कन अपना रखा था, लोग खीर है पड़ा। सुबह उठा तो जो पंडित जी घर के थे, ब्राह्मण छात्र, उसने कहा भाई भाई उठो, जल्दी जल्दी उठो और खीर मेरे हवाले करो। कह रहे भाई खीर तो हवाले करने के, आपने सपना क्या देखा? कहे मेरे सपने में भगवान राम आए, माता सीता आए, इसलिए खीर मुझे दे दो, क्योंकि इससे भी बढ़िया कोई सपना हो सकता है क्या कि जिसके सपने में राम आ जाए, सीता आ जाए। तो जो क्षत्रिय था, ठाकुर समाज का लड़का था, उसने कहा कि अरे अरे नहीं नहीं नहीं, खीर हमको मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे सपने में भगवान राम भी आए, सीता भी आए, लक्ष्मण भी आ गए। तो बताओ खीर हमको मिलना चाहिए। हाँ, आप में तो खाली राम सीता आए सपने में, हमारे सपने में तो राम, सीता, लक्ष्मण भी आ गए। और तब तक तो जो वैश्य समाज का छात्र था, उसने कहा नहीं नहीं भाई खीर हमको मिलेगा। तो ब्राह्मण छात्र ने कहा भाई तुम्हें क्यों मिलेगा, हम लोग तो राम, सीता, कोई लक्ष्मण का सपना देखा है। तो उसने कहा हमने राम, सीता, लक्ष्मण, साथ हनुमान भी हमारे सपने में आए थे। तो 4 लोग आ गए, इसलिए खीर हमको मिलेगा। तो ब्राह्मण छात्र ने कहा जो गड़िया समाज का लड़का था, वो अर्ध निद्रा में अलसाए हुए अपना अंगड़ाई ले रहा था। तो ब्राह्मण छात्र ने कहा ये क्या सपना देखेगा, ये कभी सपना देखने लायक है? ये कभी सपना देखा होता तो इसके घर परिवार, इसकी बिरादरी इतनी पीछे रहती। मन में इसे कहा होगा ये क्या सपना देखेगा। उससे पूछा कि भाई पूछ लो इससे भी, अरे उठो उठो, तुमने क्या सपना देखा? तो उसने कहा कि हमने भी सपना देखा कि मेरे सपने में हमारे पेरियार बाबा आए थे, अंबेडकर बाबा आए थे, और दोनों ने दोनों तरफ से दोनों कनवा पकड़ के उठा दिए। उठ नालायक, सदियों से सोता रहा है, अब कितना सोएगा, उठ उठ के खिरिया खा ले।
तो कहा कि भैया हमारे सपने में पेरियार बाबा आदेश दिए तो हम 2 बजे उठ के कुल खीर खाएंगे। अब कुल खीर खत्म होगा, थोड़ा बहुत बचल आप लोग बांट लीजिए। यानी अगर बच्चे पेरियार का सपना देखेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना देखेंगे, अपने महापुरुषों का सपना देखेंगे, तो आप कभी भूखे पेट नहीं रहेंगे। आपका हक हिस्सा अधिकार कोई नहीं मार पाएगा, आपका आरक्षण नहीं लूटा जाएगा। आप पूरी मजबूती के साथ और बुलंदी के साथ रहेंगे। इसलिए सपना देखिए पेरियार बाबा का, सपना देखिए अम्बेडकर बाबा का, और इन्हीं महापुरुषों का फोटो अपने घर में लगाइए। इन्हीं महापुरुषों का फोटो घर में लगाइए। फोटो जब लगा रहेगा तो बच्चे उनका फोटो देखेंगे, फोटो से प्रेरणा मिलती है और चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। आप लोग आज पेरियार की जयंती है, महामानव की जयंती। जिसके पास मोबाइल है, मोबाइल में सर्च करिए, पेरियार बाबा की फोटो आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाकर के चौराहे पर उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और प्रिंट आउट लेकर के अपने घर पे चिपका दीजिए। जो सब लोग न जा सके, एक ही कोई आदमी निकले और प्रिंट आउट 10, 20, 25 ठो करा करके सबसे 5-5 रुपया ले ले और सबके घरों के दरवाजों पर पेरियार बाबा की फोटो आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बाद में जो भाई हैसियत वाला होगा, बढ़िया बढ़िया मिला करके पेरियार बाबा फोटो लगाए, या जो बहुत बढ़िया महापुरुषों के रास्ते पर चलने वाला होगा, जिसके अंदर ये भान होगा कि मेरे गड़िया समाज में पैदा हुए थे, हो सकता है इनकी मूर्ति भी कहीं लगवा दे। लेकिन ये बात की बातें हैं। लेकिन इंटरनेट से अभी सर्च करके फोटो निकाल करके चौराहे से प्रिंट आउट ले करके और घर घर में इनका फोटो लगा दी। ये आप सभी को करना होगा, अपने को दिखाना होगा दुनिया में। दुनिया के सभी लोग अपने अपने महापुरुषों की पहचान करके बहुत आगे चले गए। जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। जब आपके माथे पर पेरियार का नाम होगा तो लोग डरेंगे, अरे उसी पेरियार की लोग, अरे वही जो अकेले में पूरी धरती पर कोहराम मचा दिया था, अरे वही पेरियार जो अकेले ही तमिलनाडु को हिला दिया था, उसी पेरियार के वंशज है। उनकी रगों में पेरियार का खून दौड़ रहा है। कोई हिम्मत नहीं करेगा, माई का लाल, कोई आपको छू नहीं सकता। लेकिन आपको जानने की जरूरत है, इस बात आपको इस बात की समझने की जरूरत है। पेरियार बाबा ने इस धरती पर कई आंदोलन किए। उनका एक महत्वपूर्ण टाइम है ना, उनका एक और महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसको बताना बहुत जरूरी है। उन्होंने भगवान बुद्ध का एक संदेश था। भगवान बुद्ध के पास कौशल नरेश के कई लोग पहुंचे। उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा एक बात, भगवान बुद्ध ये बात समझ में नहीं आती कि किसकी बात मानी जाए, किसकी बात न मानी जाए। जो आता है अपनी अपनी बात कह के जाता है। कोई संत महात्मा आएगा तो अपनी बात कहेगा, फलाने संत महात्मा आएंगे तो अपनी बात कहेंगे। किसकी बात मानी जाए और किसकी बात न मानी जाए, आप बताइए। तो भगवान बुद्ध ने सबको समझाते हुए कहा कि किसी भी बात को मानने से पहले उसको आप गढ़िए, समझिए कि क्या इस बात को मानने से, क्या वो जो बात कही जा रही है, क्या वो परंपराओं पर आधारित है। वो बात जो लोग बता रहे हैं, क्या वो ग्रंथों में लिखी है, किसी महापुरुष ने कही है, कि अटकल और खाली मन कह दिया, अटकलबाजी करके हम मान ले रहे हैं, या कोई बहुत बड़े आदमी ने कही है। किसी भी बात को मानने से पहले उसे अपने मन से, तर्क से सोचिए कि इस बात को मानने से हमको कष्ट नहीं होगा, साथ ही दूसरे को भी तो कोई कष्ट नहीं होने वाला है। कोई भी बात को मानने से पहले वो हमें कष्ट न दे, लेकिन दूसरों को भी कष्ट देने वाला नहीं होना चाहिए। हम उसी बात को माने
इसमें हमारा भी हित हो और दूसरे का भी हित हो। अगर हम कोई ऐसी बात माने जिसमें हमारा हित होता हो और दूसरे का अहित होता हो, तो ऐसी बात हमें नहीं माननी चाहिए। हमें ऐसी बात माननी चाहिए जिसमें सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो। ऐसी बात माननी चाहिए जिसमें पाखंड अंधविश्वास न हो। ऐसी बात माननी चाहिए जिसमें वैज्ञानिकता हो। ऐसी बात माननी चाहिए जिससे हमारे घर के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, नौकरी करें। वही बात माननी चाहिए। भगवान बुद्ध की इस बात का प्रभाव पेरियार बाबा पर भी हुआ। उन्होंने स्वतंत्र मन से जितने भी धर्म ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, सबका पढ़ करके उन्होंने समीक्षा लिखा। सब कुछ पढ़ा उन्होंने, पढ़ करके एक किताब लिखी। किताब का नाम था सच्ची रामायण। 1930 में 1930 में उन्होंने किताब लिखी तमिल भाषा में, और 1959 में उस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, रामायण अ ट्रू स्टोरी। ये किताब का अनुवाद हुआ। फिर उनके मन में था कि जो किताब मैंने लिखा है अपने समाज के हित के लिए, मानवता के हित के लिए, वैज्ञानिकता का प्रचार प्रसार करने के लिए, पाखंड के खिलाफ जो किताब मैंने लिखी है, यह कहीं तमिलनाडु में ही न रह जाए, यह कैसे उत्तर भारत में हिंदी भाषा में कैसे जाएगा। तो उनको कोई आदमी नहीं मिल रहा था कि उनकी उस किताब का अनुवाद हिंदी में कोई करे। 9-10 वर्षों तक लगातार संघर्ष करते रहे, प्रयास करते रहे। अंततः कानपुर के ललई सिंह यादव थे, उनको वो मिले। तो ललई सिंह यादव ने उस किताब को प्रकाशित करने का बीड़ा उठाया, और 1968 में पेरियार बाबा की लिखी हुई किताब को उन्होंने प्रकाशित करके पूरे उत्तर भारत में पेरियार रामास्वामी का नाम करने का काम किया। यही कारण है तब से एक तो सुक्ति बन गया। एक तो कहावत है ना, अहिर गड़िया पक्का चोर, धर सारे के टंगरी तोड़। ये कहावत हमने सुना था बहुत पहले अपने ननिहाल में, अहिर गड़िया पक्का चोर, धर सारे के टंगरी तोड़। इसलिए कि पेरियार रामास्वामी नायकर की किताब को ललई सिंह यादव ने प्रकाशित कराया, और 1968 में वो किताब पेरियार रामास्वामी नायकर की उत्तर प्रदेश की धरती पर प्रकाशित हुई। 1969 में 8 दिसंबर 1969 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उस किताब पर, पेरियार बाबा की किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। और फिर ललई सिंह यादव चले गए कोर्ट में। कोर्ट में मुकदमा चला, मुकदमा संख्या 412/1970। मुकदमा चला 26, 27, 28 अक्टूबर 1970 को मुकदमा चला। लगातार 3 दिन सुनवाई हुई, और 3 दिन सुनवाई होने के बाद 19 जनवरी 1971 को हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि पेरियार रामास्वामी नायकर की जो किताब लिखी है, जिसको ललई सिंह यादव ने प्रकाशित किया है, उसको बाइज्जत वापस किया जाए, बाइज्जत वापस किया जाए। और जब्त की हुई किताब को वापस किया जाए, और जो 300 रुपया जो हर्चा खर्चा का जो मुकदमा का लगा है, उसको भी वापस किया जाए। जीत गए। यानी पेरियार बाबा ने जो किताब लिखी, समीक्षा लिखा, दुनिया भर की किताबों को पढ़ करके जो ने समीक्षा लिखा, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उस किताब को हम सबको पढ़ना चाहिए। नेट से, इंटरनेट से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और फिर जब उत्तर प्रदेश की सरकारें हार गई इनके किताब के आगे, तो उत्तर प्रदेश की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में कि पेरियार बाबा की किताब नहीं चलने देंगे, यहाँ पेरियार बाबा की किताब नहीं चलने देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला 291/1971 मुकदमा संख्या। आज पढ़ के आया तो देख करके 291/1971 मुकदमा संख्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चला, और इनकी किताब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मुकदमा चला। 5 वर्ष 8 महीना पेरियार बाबा की किताब को लेकर के मुकदमा चला। अब आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट है भारत में? नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के जजों से बड़ा कोई जज है भारत में? नहीं है। उनका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। 5 वर्ष 8 माह के बाद 3 जजों की फुल बेंच ने 16 सितंबर यानी कल के डेट में 16 सितंबर 1976 को जजमेंट दिया क्या कि पेरियर बाबा की किताब सही है, पेरियर बाबा की किताब सही है, इनको बाइज्जत वापस किया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है वो गलत है। 1976 में पेरियर बाबा जीत गए अपने साहित्य को लेकर के। 50 वर्ष हो गया, पेरियर बाबा की किताब को कोई चैलेंज नहीं कर सका आज तक, और चैलेंज कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट में नहीं जाएगा। कहां वो? केवल एक ही रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों ने 3 बेंच ने निर्णय किया था पेरियर बाबा के पक्ष में। अब 50 साल हो गया, कोई चैलेंज नहीं कर सका, चैलेंज नहीं कर सकता कोई। 3 जजों की फुल बेंच ने निर्णय दिया था। अब एक ही रास्ता है कि संविधान पीठ के माध्यम से चेंज किया जाए। इसीलिए संविधान को बदलने की भी साजिश चल रही है। हम जब जागरूक होंगे तब मानेंगे कि क्या काम किया है इन्होंने। हम समझ ही नहीं पाते, इतनी बड़ी लड़ाई, इतना बड़ा मुकदमा जीतने के बाद भी उनके वंशज, आप हो चाहे हम लोग हो, सब लोग मिलकर के इनकी महानता को नहीं समझ सके अभी तक। गढ़िया समाज में पैदा होना एक अलग बात है, हर आदमी कहीं न कहीं पैदा होता है, हर समाज में पैदा होता है। इनका काम पूरे 85% समाज के लिए था, इसीलिए सब मानता है। गढ़िया समाज में भी आज लखनऊ में बहुत बड़ा जयंती मनाई जा रही है। जौनपुर में है, अरे धन है कि कोहड़े में भी हो रहा है कार्यक्रम। लखनऊ में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, जौनपुर के मुख्यालय पर हो रहा है, और कोहड़ा का गढ़िया समाज अब ठान लिया है तब कोहड़े में भी हो। कितनी बड़ी बात है। महापुरुषों ने धारा खींच दिया था, लाइन खींच दिया था। आपको मालूम होना चाहिए कि एक तरफ सदियों से लोग अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म करते रहे, चाहे जैसे जुल्म करते रहे, अन्याय करते रहे। हमारे लोग सह जाते हैं अन्याय, लेकिन कसम है आपको पेरियर बाबा की, आप अन्याय भले सह सकते हो, लेकिन अब बच्चों को अन्याय मत सहने देना। अगर आप बच्चों को भी अन्याय सहने की प्रेरणा देते हैं तो आपको तो सबसे नालायक कहा जाएगा। इसीलिए अगर आप नहीं कर सकते तो मत करिए, लेकिन अपने घरों में पेरियर बाबा का फोटो लगा लीजिए। इनके प्रेरणा से बच्चे अच्छा इंसान बन जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, पढ़ लिख करके आगे चले जाएंगे, वैज्ञानिक सोच वाले बन जाएंगे, दुनिया में अपना नाम करेंगे। इसलिए आप तो भले खराब हो गए हो, बच्चों को खराब मत होने देना। अगर ये करेंगे तो सही माने में पेरियर बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि हो। इसलिए आप लोग समता, समानता, न्याय, बंधुत्व को मानने वाले लोग रहे हैं। आप लोग तो सबसे अच्छे इंसान रहे हैं धरती पर। आपसे बड़ा कोई शांति में विश्वास करने वाला है? आप लोग शांति में जीवन जीते हैं। आपसे बड़ा कोई समाज सेवी नहीं है, आप समाज की सेवा करते रहते हैं। न्यायप्रिय लोग हैं आप गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। आप न्यायप्रिय हैं। आप सबसे बड़े मेहनती लोग हैं इस धरती पर, मेहनत करते हैं, ईमानदार हैं आप। और यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेईमान लोग, जो पूरा देश लूट रहे हैं, देश लूट करके विदेश भाग रहे हैं। जरा पता करिए, जिन लोगों ने देश को लूटा और देश लूटने वालों को जो संरक्षण देते हैं, जितना पैसा लूट करके भागे हैं उतना तो पूरा गढ़िया, अहीर, मौर्या, लोहार, कुहार समाज के जज्बा भरकर सबके घर का पैसा मिला दिया जाए तो उतना पैसा नहीं, जितना 1-2 आदमी लोग को भागा है। जो भागा है, आप ईमानदारी से रहे, आप अपमान सह करके भी अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। लुटने, पिटने, अपमानित होने के बाद भी आप सादगी का जीवन जीते हैं, ईमानदारी का जीवन जीते हैं,
शांति का जीवन जीते हैं, बच्चों को अच्छी बात बताते हैं। तो कुछ लोग हैं जो हजारों वर्ष से जन्म से बेईमानी ही करते रहे हैं। ऐसे बेईमानों की पहचान आपको होनी चाहिए। बेईमानी करके देश को लूट रहे हैं और लोग संरक्षण दे रहे हैं। इसीलिए आप सबको एक मजबूत रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर और सही रास्ते पर आप सबको आगे चलना होगा। जब आप मजबूती से पेरियार रामास्वामी नायकर के आंदोलन को, उनके सिद्धांत को लेकर के चलेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, नशा मुक्ति के खिलाफ बात करेंगे, शिक्षा देंगे उनको, तो ये बच्चे पेरियार साहब के जैसा नाम वाला होंगे और पूरी दुनिया के लोग नतमस्तक होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि चलो पेरियार जयंती मनाएं, मानवता का दीप जलाएं। आज घर घर में, हर घर में एक दीपक, एक दिया पेरियार बाबा के नाम पर जलना चाहिए। जलेगा कि नहीं जलेगा? एक दीपक, एक दिया सबके घरों में पेरियार बाबा के नाम पर चलना चाहिए। जलेगा कि नहीं जलेगा? अगर पेरियार बाबा के नाम पर जिस दिन दिया जलना शुरू हो जाएगा, आपके घरों में सच्ची मायने में उजाला आ जाएगा, सही मायने में बहुत तरक्की हो जाएगी। और न हो तो देख लीजिएगा कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। आज माताओं बहनों सबको मेरा कहना है, घर में एक दिया पेरियार बाबा के नाम पर जलेगा। जलेगा ना? सब लोग जलाइएगा और अपने मोबाइल में इंटरनेट से इनका फोटो स्क्रीनशॉट से लेकर के चौराहे से प्रिंट आउट करा करके अपने घरों में चिपकाइएगा। अगर न कर सके तो अपने मोबाइल के डीपी में, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर कम से कम एक हफ्ता तक पेरियार बाबा का फोटो रहे। उनके बारे में आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। बहुत महान पुरुष थे। इनके बारे में हम 2-4-10-20 मिनट में हम ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, केवल हमने कहा है। बस इतना है कि इनको जाति के नाम पर मत रखिएगा, नहीं तो हम लोगों को बहुत तकलीफ होगी। भले गड़िया समाज में पैदा हुए थे, लेकिन हमारे ही महापुरुष थे। आप सब लोग इनको महापुरुष के नाम पर स्थापित करिए, तब देखिए कितना बड़ा बदलाव होगा है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार पुनः आपको नारा लगाते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे। पेरियार बाबा की, पेरियार बाबा की, पेरियार बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच में, आप सबके बीच में इतिहासकार, एक ऐसा समय था जो अंबेडकर टुडे पत्रिका देश नहीं विदेशों में बिकती थी, आपके नाम से चलती थी, आपके सहयोग से चलती थी। आप अंबेडकर टुडे संपादक थे, आप डॉक्टर राजीव रतन मौर्य सर। ऐसा कोई स्टेशन नहीं, ऐसा कोई किताब का जहां बुक वगैरह स्टॉल नहीं लगता था जहां इनका पत्रिका नहीं बिकती थी। एक ऐसा जमाना था। उसी पत्रिका में पेरियार बाबा के इतिहास को उन्होंने जिस समाज के लिए पूरे जीवन अपना लगा दिए, उन्हीं को विचारों को उन्होंने छाप दिया कि ये मनुवादी व्यवस्था के लोग जो 3.5% है, जो जनरल लोग हैं, जो ब्राह्मणवाद लोग हैं, उन्होंने सब लोगों ने मिलकर इस पेरियार बाबा के विचारों पर ताला लगा दिया और संपादक, अंबेडकर टुडे के संपादक डॉक्टर राजीव रतन मौर्य सर के उस पत्रिका को बैन कर दिए। तब उस समय जब ब्राह्मणवाद चरम सीमा पे था, तब इन्होंने बहुत कुछ लिखा। पेरियार ललित सिंह यादव के बारे में, पेरियार रामास्वामी पाल के बारे में, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। इस महापुरुषों की विचारधारा को लेकर इन्होंने इतना छापा कि हमारे इस समाज के एक ऐसे विचारवान, ऐसे निष्ठा से, ईमानदारी से इस समाज को जागरूक कर रहे थे। इन पेरियार की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे डॉक्टर राजीव रतन मौर्य सर। उस पत्रिका को बंद करा दी मनुवादी व्यवस्था के लोग। तो धन्य है हम सबके बीच में डॉक्टर राजीव रतन मौर्य सर आए। उन्होंने इतना कुछ बता दिया कि अभी हम भी नहीं जानते।
लेकिन मैं जानता हूँ कि पेरियार रामास्वामी पाल एक गडरिया समाज के महापुरुष नहीं है, वो हमारे भी महापुरुष हैं। तो हम और हमारे भाई रमेश पाल हम लोग मिलकर इस जयंती को मनाने का काम किया कि हमारे लोग भी जाने कि पेरियार रामास्वामी पाल कौन है, इन्होंने क्या किया हमारे समाज के लिए। तब जाके हम लोगों ने चिंतन किया। 12 बजे का कार्यक्रम का आयोजन था। हम लोगों ने सभी के घर घर जाके हम लोगों ने बताया कि वहां पर जयंती है। मौसम खराब हो गया, हम लोग बार बार एकदम विचलित हो गए, हम लोग टेंट का सामान गिर गया, हम लोग वापस भिजवाने जा रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दम थामा था। हमारे उस पड़ोस में हमारे घर के पीछे एक मृत्यु भी हो गई है और उसके बगल एक कार्यक्रम भी है, लेकिन हमने उस कार्यक्रम को तवज्जो नहीं दिया। हमने पहले जिन बाबा ने हमको मान सम्मान से स्वाभिमान दिया, उस बाबा का जमीर को बचाने के लिए, उस बाबा की जयंती मनाने के लिए हम लोगों ने इस समय को देकर इस जयंती को मनाने का काम किया। तो हम लोगों की संकल्प और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग ऐसे महापुरुषों की विचारधारा को जन तक पहुंचाए और इनकी जयंती मनाए, इनकी तस्वीर अपने घर पे लगाए। जब इनकी तस्वीरों को लगाएंगे तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो आपके बुढ़ापे के सहारा है, जो आपके स्वाभिमान को बचाएंगे और बुढ़ापे में एक रोटी पूछेंगे। आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यही गार्जियन, हमारे माता पिता दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हैं और दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं। वो संपत्ति को बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। मान लेते हैं हमारे गार्जियन माता पिता मेहनत मजदूरी करके 1 बीघा नहीं 5 बीघा जमीन खरीद लेते हैं, 1 घर नहीं 2 घर खरीद लेते हैं, अरे 1 गाड़ी नहीं 5 गाड़ी खरीद लेते हैं। आप संपत्ति बनाते बनाते आपका बुढ़ापे का सहारा आएगा, तब आप सोचेंगे अब बुढ़ापा हो गया है, हम अपने बच्चे का शादी करें ताकि हमको बुढ़ापे में एक रोटी पूछेगा और उस संपत्ति को बचाए रखेगा। लेकिन आपके गांव में ईर्ष्या, देश, जलन, दारू, गांजा, जुआ, ताश, शराब, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करते हैं। ये हालात है हमारे समाज में। तो वो जब ऐसे दुर्गुणों में वो बच्चा उस दुर्गुण में फंस जाएगा तो वो आपके संपत्ति को पल भर में दारू, गांजा, जुआ, ताश, शराब में उस संपत्ति को खत्म कर देगा और आपका बुढ़ापा भी सत्यानाश हो जाएगा और आपका संपत्ति भी सत्यानाश हो जाएगा। तो ऐसे बनाए संपत्ति का क्या फायदा? आप मड़ई में रह लो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा और अच्छी से अच्छी संस्कार दीजिए ताकि वो पढ़ लिख कर पेरियार बाबा बनेगा, वो डॉक्टर अंबेडकर बनेगा, सावित्रीबाई फूले हमारी बहनें हैं, सावित्रीबाई फूले बनेंगी, वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा पे चलकर उस मड़ई को महल बना देंगे। वो अनंत दूरियों तक रहेगी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी और संपत्ति बढ़ेगा और उस माँ बाप का सपना जो है वो बुढ़ापे का सहारा भी बनेंगे और पेरियार रामास्वामी नायकर के सपनों का भी भारत बनाएंगे। ऐसी शिक्षा देने की जरूरत है अपने बच्चों को, ऐसा संस्कार देने की जरूरत है। वो माँ बाप हम लोगों को दे रहे हैं, वो महापुरुष दे रहे हैं, तो ऐसी शिक्षा देने की जरूरत है। आप संपत्ति बनाने के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य का बर्बाद